हम्म तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ दीदी। हम्म ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने ये गुड लर्नर वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना? कोई ऐसा व्यक्ति जो रिवीजन ना कर रहा हो? कर रहे देखिए, दीदी। हाँ, देखिए रिवीजन करेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है। और पिछली कक्षा में जो ये हमने ये वाला पढ़ा था ना, क्वेश्चन लास्ट वाला, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल ही था, तो ये इसका आंसर 3 ही होगा। ठीक है। ये यहाँ पर 2 लगा हुआ था, मैंने इसको फिर बाद में रीचेक किया, तो ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है। एक बार मैंने उसको जाकर के टेक्स्ट बुक पे चेक किया तो इसका आंसर 3 था। जिन्होंने वो जो किताब थी उसमें आंसर गलत लगा था, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, बाकी आंसर सही थे। चलिए हम आते हैं अपने फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग टीचिंग पर। एक सेकेंड। क्या हो रहा है? हम्म तो इसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस बता ही दिया। टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। ठीक है, वो किस प्रकार हैं और उनको हम किस दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंडेक्स टाइप का दिया है। जैसे ऐसे कई कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और ये कारक किस प्रकार के हैं, ये आगे यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला होता है, जैसे आपने वहां पे सिलेबस में देखा था टीचर, सिर्फ टीचर, लेकिन यहाँ पे क्या, टीचर का दृष्टिकोण। मतलब टीचर का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, जो शिक्षण को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो टीचर्स एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे आपने देखा था स्टूडेंट या लर्नर, यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण। मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है, आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तीसरा है सपोर्ट मटेरियल, आप किन किन सपोर्ट मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता है, देखिए मतलब मैं आप लोगों को भड़का नहीं रही हूँ। क्या होता है, जब नेट की लोग तैयारी करने जाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक सिलेबस को देख लूं और देन जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं मैं उनको देख लूं। ठीक है, और उनको लगता है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कि आपका जो सपोर्ट मटेरियल है वो वेरीफाइड नहीं है, वैलिड नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तब तक आप उन चीजों को नहीं कर सकते, है ना। तो वो होता है। चौथा पॉइंट दे रहे हैं निर्देशात्मक सुविधाएं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं, वो देखेंगे। फिर टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट देखेंगे, किस तरीके का वातावरण होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखेंगे, और टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहला आता है टीचर एटीट्यूड। तो टीचर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो शिक्षण एक कला है। ठीक है, और शिक्षण की गुणवत्ता भी। ठीक है, मतलब आप हर, देखिए टीचर हर कोई होता है, लेकिन उसके पढ़ाने की जो कला है वो सबकी अलग अलग होती है। कई टीचर्स आकर के पढ़ा के चले जाते हैं, उनका कुछ समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड किया। ठीक है, इसीलिए शिक्षण को क्या कहा गया है, कला कहा गया है। एक प्रकार की कला है, स्किल है ये। ठीक है, और शिक्षण की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं उठा करके। ठीक है, पता चला सिलेबस में है टीचर और पढ़ा दे रहे हैं स्टूडेंट, तो ये भी नहीं होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। आगे कह रहे हैं शिक्षक द्वारा विषय के प्रति समर्पण होना चाहिए। मतलब जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है आपको, उसका विषय के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपने थोड़ा बहुत पढ़ाया और उसको कंप्लीट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। उसका समर्पण भाव होना चाहिए। देखिए मैं आपको कोई भी पॉइंट पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस से वो कराती हूँ, अवेयर कराती हूँ, है ना। क्यों कराती हूँ? इसीलिए
कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस में है भी या नहीं, इस चीज को बताने के लिए मैं आपको सिलेबस पहले दिखाती हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रेम और भक्ति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, आप कितना उसके लिए कॉन्टिन्यूसली रख रहे हैं, कितना आप विश्वास रख रहे हैं, वो भी आप पे निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं खराब वैचारिक स्पष्टता के कारण शिक्षक में आत्मविश्वास की कमी से शिक्षण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स की मान लीजिए जो वैचारिक है वो स्पष्ट नहीं है ना, आत्मविश्वास में कमी है, टीचर को यही नहीं पता कि वो जो पढ़ा रहा है वो सही है या नहीं, तो उससे भी शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे है एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित व्यवहार को विकसित करके शिक्षण को प्रभावी और उत्पादक बनाया जा सकता है। कैसे? व्यवहार को विकसित करके। ठीक है, उसका जो व्यवहार है उसको विकसित करके शिक्षण को प्रभावी और उत्पादक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावात्मक पहलुओं को पर्याप्त भार दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण है उसे यदि विकसित करना है तो उसमें उसका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही द्वारा चीज से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कभी कभी देखते होंगे टीचर्स क्या करते हैं, एक चेयर पे बैठ जाएंगे, एक किताब हाथ में ले लेंगे और उसको रीडिंग करने लगेंगे। उसमें बच्चों को क्या होता है, वो इफेक्ट भी नहीं डालता और बोरिंग होता है, अलग से नींद आती है और समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। तो हमेशा जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तीनों चीजें वर्क करनी चाहिए। यानी कि एक ही जगह खड़े होकर के नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पर बीएड बीएड किया होगा तो उसको पता होगा, बीएड में ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि टीचर्स को कभी भी एक जगह पे खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बहुत गलत प्रभाव डालता है बच्चों पे, है ना। तो ये सारी चीजें, चलिए आगे देखते हैं लर्नर एटीट्यूड। तो शिक्षार्थियों के एटीट्यूड, शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकता है। कैसे? सीखने की अधिक तीव्रता। ठीक है, यदि आप में सीखने की अधिक तीव्रता है तो शिक्षार्थी तुरंत सीख जाता है ना, उसको ज्यादा समय नहीं लगता। अधिक प्रतिधारणा। ठीक है, आपके अंतर्गत जो धारणा है उसको परिवर्तित करके अलग एक धारणा प्रतिस्थापित करना, है ना, ये भी होना चाहिए शिक्षार्थियों में। आनंद में विद्या अर्जन, उसे विद्या को पाने में आनंद अनुभूति होनी चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए उसके लिए, ये नहीं उसे कष्ट हो रहा हो, है ना। अब जैसे देखिए कभी कभी होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद होती। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स क्या होती है, बोरिंग होती है उनके लिए, तो उनको वहां पे पढ़ने में मजा ही नहीं आएगी, अरे क्या पढ़ा रहे हैं ये भाई, क्या पढ़ा के गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विद्या अर्जन करते समय कैसा जॉयफुल होना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए। इसीलिए एनईपी 2020 में आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग ही आपके सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप किसी भी कोर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, है ना। आगे कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की अधिक गुंजाइश। ठीक है, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी भी अधिक गुंजाइश हो जाती है शिक्षण प्रभावी हो तो। फिर आत्मनिर्देशन द्वारा सीखना, यहाँ पे शिक्षार्थियों को तो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, है ना। आगे कह रहे हैं आगे सीखने के लिए स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये सारे शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण थे। आगे कह रहे हैं शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण कई तरीकों से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। छात्रों की गड़बड़ी या नकारात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। यदि आप कुछ मतलब आपका मानसिक मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो और आप वहां शिक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो वो आप में क्या करेगा, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा। ठीक है, और या पहले से ही आप नकारात्मक हो, अरे आज तो मैम साइंस पढ़ाएंगी, मेरे को तो साइंस आती ही नहीं है, मेरे को तो आएगा ही नहीं, ऐसा यदि आपका दृष्टिकोण है तो भी वो आपको क्या करेगा, सीखने में आप पे बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है,
आगे कह रहे हैं एक जीवंत अध्यापन माहौल के लिए शिक्षार्थी का सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक है। ठीक है, देखिए जैसे हम ये आपको कई बार टोकते हैं, ठीक है, सहभागिता। आप लोग क्या करते हैं, सहभागिता लेते ही नहीं है। मैं यहाँ से कुछ पूछती हूँ, आप लोग उसका कोई रिप्लाई, एक दो लोग हैं जिनका अक्सर रिप्लाई आता है, लेकिन बाकी और कोई रिप्लाई ही नहीं करता है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ना ही आपको इंजॉय आएगा, ना ही आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं वो उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पैसे दे के आए हैं, खर्च करके आए हैं, अपना समय, अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ आए हैं, तो आपको प्रश्न पूछने चाहिए। आपके मन में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए। तो वो चीज आपको क्या करती है, प्रभावी शिक्षण देती है। ठीक है, आपको अफेक्ट करती है वो टीचिंग। आगे कह रहे हैं सीखने की योग्यता और गुण जैसे कि उनके स्तर का ज्ञान, उनका दृष्टिकोण, उनकी प्रेरणा, उनकी सीखने की शैली, योग्यता, जोखिम लेने की उनकी तत्परता आदि उनके सीखने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो भी स्तर का ज्ञान है, दृष्टिकोण है, प्रेरणा है, सीखने की शैली है, इत्यादि चीजें आपके सीखने यानी कि लर्निंग को आपके प्रभावित कर सकती हैं। चलिए, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, समर्थन सामग्री यानी कि सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल क्या है? तो समर्थन सामग्री बहुत आवश्यक है, ठीक है, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये शिक्षण में एक महत्वपूर्ण संसाधन समर्थन सामग्री में पाठ्य पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, अभ्यास प्रश्न, शिक्षक समाधान मैनुअल आदि शामिल हैं। समर्थन सामग्री का उद्देश्य किसी भी विषय के सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में शिक्षकों और छात्रों का समर्थन करता है। ठीक है, अब आपको कोई चीज सीखनी है तो उसके लिए आपको सपोर्टिव सिस्टम लगते हैं, मटेरियल्स लगते हैं। अब आप यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड सीख रहे हैं तो आपको क्या क्या मटेरियल लग रहा है? लैपटॉप लग रहा होगा, लैपटॉप नहीं लग रहा तो मोबाइल फोन तो लग ही रहा होगा डेफिनेटली। इंटरनेट लग रहा है ना? आपके पेन कॉपी, अगर कोई लिख रहा होगा तो पेन कॉपी भी लग रहा होगा, है ना? और अगर आप लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप लोगों को बुक्स वगैरह भी लग रही होंगी। तो ये सब क्या हो गए, आपके सपोर्ट मटेरियल हो गए। ठीक है, जो आपको टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आगे है चौथा पॉइंट, निर्देशात्मक सुविधाएं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। ये शिक्षण अधिगम। अच्छा, चलिए फटाफट बताइए, अधिगम शब्द से क्या तात्पर्य है? बहुत बार अधिगम अधिगम शब्द पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अधिगम माने समझना, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, 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 ठीक है, सीखना। और अभिवृत्ति माने हम्म अभिवृत्ति माने एटीट्यूड, एटीट्यूड। ठीक है, चलिए, आपकी मनस्थिति कैसी है उसको अभिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करने वाली अनुदेशात्मक सुविधाएं होती हैं। वे शिक्षण विधियों के पूरक हैं और स्वयं शिक्षण विधियों के रूप में स्वावलंबी नहीं है। शिक्षण की प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशात्मक सुविधाएं एक अच्छी भूमिका निभाती हैं और शिक्षण निर्देशिकीय सुविधाओं में टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्ट, फिल्म पट्टिका, इंटरनेट आदि शामिल है। तो आपके ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में क्या क्या है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, फिल्म पट्टिका और इंटरनेट। मतलब आपके जो निर्देशात्मक आपको अधिगम मिलता है वो किससे मिलता है? इन्हीं सारी चीजों से मिलता है। ठीक है, आगे पांचवा पॉइंट है
शिक्षण अधिगम का वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए टीचिंग लर्निंग का। तो कह रहे हैं एक अच्छा शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने के लिए मनोविज्ञान और निर्देशात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षण और सीखने के माहौल में शिक्षक और छात्र दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने का माहौल एक विविध मंच है जहां उपयोगकर्ता नए कौशल सीखने के लिए संलग्न होते हैं और बातचीत करते हैं, जबकि शिक्षार्थी व्यवस्थित किए गए क्रम में सीख सकते हैं और ये शब्द पारंपरिक कक्षा के लिए अधिक पसंदीदा और सटीक विकल्प को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक और निर्देशात्मक दोनों दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में कह रहे हैं संस्थागत या प्रशासनिक परिस्थिति, इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो कह रहे हैं शिक्षक के पसंद की स्वतंत्रता और विविधता के साथ प्रशासनिक परिस्थितियां एक स्वस्थ शिक्षण वातावरण उत्पन्न करती हैं। शिक्षक अपनी पाठ योजना तैयार करने और विभिन्न प्रकार के शिक्षण तरीके का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी पाठ्य सामग्रियां मैं ला रही हूँ या जो भी हूँ, तो वो स्वतंत्र हूँ मैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से उनको यूज कर रही हूँ। शिक्षण प्रक्रिया में संस्थान के प्रशासनिक अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ प्रशासनिक परिस्थिति हो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रशासनिक जो अनुशासन है उसका पालन करना पड़ता है। उसके प्रशासनिक दबाव से बचा जाना चाहिए और संस्थानों के प्रशासनिक परिस्थितियों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक छात्र, शिक्षक माता पिता, शिक्षकों, स्कूल कर्मचारियों के बीच संबंधों को संतुलन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो उनका जो संबंध है वो हमारे इन चीजों से प्रभावित ना हो, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे अंतिम है शिक्षक का प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग। तो शिक्षण का प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जो शिक्षक के शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, नए ज्ञान को प्राप्त करता है, प्रवीणता विकसित करता है, जो छात्रों के सीखने में सुधार करने में मदद करेगा। प्रशिक्षण से अधिक शिक्षक को शिक्षार्थी के विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों को समझने और पाठों की योजना बनाने और उसके अनुसार शिक्षण में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग होती है। क्यों होती है, इसीलिए होती है कि जब टीचर्स स्टूडेंट थे तो उनके जमाने में किसी और तरीके से पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जब वो टीचर हैं तो उनके स्टूडेंट्स को किसी और तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो उनके ज्ञान के वर्धन के लिए हमें पहले खुद को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए समय समय पर टीचर्स ट्रेनिंग आदि नियुक्त कराई जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये पॉइंट यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। अब सभी लोग प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। पहले से योजना बनाना, सिखाने की सामग्री को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में उत्तर देंगे और सभी लोग आंसर देंगे। कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने ए, कुछ लोगों ने डी। चलिए आंसर देख लेते हैं।
आंसर है सी। ठीक है, अब आप अच्छा ये बताइए, ये चीज तो हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी पढ़ी थी कि जब हम किसी कक्षा में जाते हैं और वहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास को देखते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन पढ़ा था ना हम लोगों ने, कॉग्निटिव डोमेन, सॉरी, ओहो शिट शिट शिट, शिक्षण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने सबसे पहले वो पढ़ा था ना, निदानात्मक उपचार। निदानात्मक पढ़ा था ना, उसमें क्या था, विद्यार्थियों के विषय में जानना ही था ना, कि विद्यार्थियों का सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे कि उनको कितना नॉलेज है, उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे, ऐसा था। तो यहाँ पे भी आपका इसी प्रकार ही है। शिक्षण का पहला महत्वपूर्ण कदम यही होता है कि आप जिसको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको शिक्षित करने जा रहे हैं, उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसको नॉलेज कितनी है, क्या है। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए सभी लोग। हम्म, सभी लोगों ने आंसर दिया। प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा के वातावरण में अधिभारित सूचना से किसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट बाय अ टीचर विल लीड टू। तो उच्च स्तरीय सहभागिता, अर्थ संबंधी सटीकता, प्रभावशाली छवि, ये दो बार हो गया है, इफेक्टिव इम्प्रेशन और डिलेड फीडबैक। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग क्वेश्चन की विधा नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। जब आपको मैं क्या करूं, पढ़ाती जाऊं पढ़ाती जाऊं पढ़ाती जाऊं, यानी कि आप पे ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन कर दूं। ठीक है, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊं, रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊं, आईसीटी भी पढ़ाऊं, कम्युनिकेशन भी पढ़ा दूं, पांचों यूनिट एक साथ पढ़ा दूं, तो आपका क्या हो गया, इंफॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज है वो क्या हो गई, ओवरलोडेड हो गई। ठीक है, तो आप में क्या प्रॉब्लम आएगी, आप उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल आप सीख जाओगे कि सेमेंटिक प्रीसियस यानी कि अर्थ संबंधी आपको नहीं समझ में आएगा, कि इफेक्टिव इंप्रेशन आपका प्रभावशालीता नहीं आएगी, या डिलेड फीडबैक, या आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा और आप फीडबैक देने में डिले हो जाओगे। बताओ, अभी आंसर दीजिए सभी लोग। हम्म, आई थिंक आप लोग क्वेश्चन समझ गए, है ना। देखिए आंसर डी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। अभी क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन किस तरीके से समझना है। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल पढ़ करके उस पे बिल्कुल तर्क वो वाला मत दे दीजिए, मतलब बिल्कुल बड़े बच्चों लेवल पे जा करके मत दीजिए। थोड़ा सा अपने को रिलेट करके देखिए कि यदि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कैसा रिस्पॉन्स करूंगा। तो अगर आप लोग ऐसा सोच के देंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सटीक आएगा। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
निम्नलिखित में से कौन से कक्षा से संबंधित कारक हैं जो शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं? यानी कि आपके ऐसे कक्षा के कौन से क्लासरूम के कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं? मतलब अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो मुझे सिखाने में मदद करेंगी। ठीक है, तो देखिए, पहला है छात्रों के पूर्व कार्य संबंधी व्यवहार, शिक्षक द्वारा संचार के रैखिक प्रारूप का पालन करना, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति जिससे शिक्षार्थी संबंधित होता है, शिक्षक द्वारा तकनीकी संसाधनों का अनुचित प्रयोग और छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। चलिए फटाफट जल्दी से उत्तर दीजिए। आंसर दीजिए सभी लोग। अच्छा, ये बताइए कि आ, आप लोगों ने ए दिया है, यहाँ पे सबसे गलत पॉइंट क्या दिख रहा है? सबसे गलत पॉइंट, ये जो 5 सी पॉइंट ही है। है। सी। हाँ, सी सबसे गलत पॉइंट है। हम्म। तो सी तो होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो आप अगर अपने ऑप्शन एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ए में भी सी है, बी में भी सी है और डी में भी सी है। बचा कौन सा? सी। सी, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। तो ये जो पांचों पॉइंट है, इसमें सबसे गलत पॉइंट जो था ये यही था, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति जिससे शिक्षार्थी संबंधित है। अच्छा, ये बताइए, आपके परिवार में बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत आ रही है पढ़ाई में लिखाई में, आप अपना पढ़ नहीं पा रहे हो, तो क्या ये इफेक्टिव टीचिंग में होगा? आपकी मानसिक स्थिति ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, तो ये इफेक्टिव में हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो आपको सबसे पहले ही सी कट कर देना चाहिए, और सी कट करते ही आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, और दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट। तो अच्छा, ये बताइए, आपकी जो भी संस्कृति है वो आपको इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प कर सकती है? मैं समझ लीजिए, मेरा बैकग्राउंड वहां से है, उत्तर प्रदेश से, तो मेरी वो संस्कृति मुझे मदद कर सकती है क्या? इफेक्टिव कर सकती है? नहीं कर सकती। कोई कर्नाटक से है, कोई पुणे से है, कोई मुंबई से है, कहीं से भी है, तो वो चीजें तो आपके कल्चरल आपको इफेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना? तो ये दोनों तो ऑलरेडी आपके ऐसे ही गलत हो गए। चलिए, कोई नहीं। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो आप सबसे पहले ये देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा गलत है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने यहाँ पर सी चूज किया कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति तो आपको कभी भी इफेक्टिव टीचिंग में यूज हो ही नहीं,
कभी भी नहीं होगी, है ना। चलिए, ये पर दीदी बैरियर। डी कैसे आएगा? हाँ डी ऑप्शन जो है ना, हाँ। वो कैसे आएगा? वो नहीं समझा। अरे भाई, ये तो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का तो अभी भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तो हम अपने आप को इफेक्टिव टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ, पर उसका पूरा अर्थ तो यही है ना कि जो अनुचित मतलब उचित प्रयोग नहीं कर रहा, ऐसे है ना? एक सेकेंड। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्स बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा तकनीकी संसाधनों का अनुचित उपयोग। अच्छा। इससे कंफ्यूज हो गए थे, मतलब मैं हुई थी। मेरा भी सेम हुआ था एक्चुअली, वहां उचित उपयोग ये होना चाहिए ना, तो वो राइट हम्म, होगा। हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो। एक मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। एक सेकंड, बस एक मिनट दीजिए मेरे को। एक सेकंड बस। ये क्वेश्चन मैं खोलने का प्रयास कर रही हूँ, पर ये खुल नहीं रहा है। मैं इसको एक बार देखती हूँ। चेक करके देखती हूँ मैं इसको। यदि इसमें गलत होगा तो फिर मैं उसको चेंज कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर सी ही है। ओके। हम्म, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, ये जो कारक बताए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शिक्षण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, इफेक्टिव नहीं बनाता? चलिए बताइए। हम्म, सभी ने आंसर दिया क्या? चलिए, ठीक है, बी।
ठीक है, शिक्षकों और छात्रों का सामाजिक आर्थिक कारक। ठीक है, देखिए आपकी सोशली क्या है, आपकी फाइनेंशियल क्या आप संबंधित, क्या आप रिलेट करते हो, इससे शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कक्षा से संबंधित कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये भी इफेक्टिवनेस पे ही क्वेश्चन है, कीजिए। अब इनमें से सबसे पहले गलत ढूंढिएगा। ठीक है, जो ऐसे प्रश्न आते हैं ना, इनमें सबसे पहले आप गलत ढूंढा करिए। चलिए देखिए सभी लोग, मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा? जी अब दिख दिख रहा रहा है। है। ऑप्शन तो वही है। ये सेम आ गया है क्या क्वेश्चन? एक सेकेंड, समझ हाँ गया। सेम आ गया। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? ये भी सेम आ गया है मुझे लग रहा है। इसके नीचे वाला कीजिए, किसी संस्थान में सकारात्मक अधिगम परिवेश से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारकों की पहचान कीजिए। ठीक है, जो सकारात्मक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सकारात्मक पॉजिटिव पूछा है और शिक्षण को प्रभावित कर रहा है। नीचे वाला कीजिए सभी लोग। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, समझा दूं क्या प्रश्न? जी अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किसी संस्थान में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, संस्थान में सकारात्मक अधिगम परिवेश से संबंधित यानी कि पॉजिटिव लर्निंग से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। मतलब जो आपके पॉजिटिव लर्निंग को आपके प्रभावित करते हैं उनकी पहचान कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षक किस परिणाम तक स्पष्ट प्रस्तुति देता है। अब देखिए ये बताइए, शिक्षक के स्पष्ट प्रस्तुति देने से आपके इफेक्टिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, आपकी मनोस्थिति अच्छी ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे उसकी बातें, तो ये तो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। मतलब प्रभावी होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कक्षा और संस्थान के अंदर साझा और खुली चर्चा के अवसर। ठीक है, मतलब आपको खुली चर्चा करने का, आपको ओपनली आपको आपके विषय पर आपके पॉइंट्स रखने का आपको वो दिया जा रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी आप उतना नहीं कर पा रहे, तो ये भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अरे मैं उत्तर ही बता दे रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी।
फिर आगे है छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षक की महारत। ठीक है, अब देखिए जितना अच्छा टीचर एक्सप्लेन करेगा, लेकिन आप प्रश्न लेके आ रहे हैं बट शिक्षक क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है, तो इससे आपको इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये तो आप सोचिएगा। फिर चौथा पॉइंट है संस्थान या कक्षा के लिए सकारात्मक सुदृढ़कर्ता को बार बार उपयोग। आपकी जो पॉजिटिव है उसका आप बार बार यूज कर रहे हो, तो ये आपके लिए होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको देखना है। और लास्ट पॉइंट है शिक्षक की उपलब्धता और मार्गदर्शन। शिक्षक आपको किस प्रकार का मार्गदर्शन और उपलब्धता दे रहा है, तो ये भी आपके लिए आपको देखना है ये सही है कि नहीं। तो पहला और दूसरा तो नहीं होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप आंसर बताइए। चलिए इन तीनों में से जो आपको इफेक्टिव ज्यादा लग रहे हैं उनको चूज कीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए भाई। मैम वो 3 वाला 3। जी 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 सर। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका आए 4। कुछ क्वेश्चंस ना बहुत वैसे हैं, पेचीदे हैं। रुकिए मैं एक बार 1 सेकेंड इसको चेक कर लेती हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। इसका आंसर 3 ही होगा, ठीक है, 4th और 5th। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, मैं ये पीडीएफ सही करके भेज दूंगी एक बार। इसका आंसर 3 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स बताए हुए हैं, ऑडियो और विजुअल और ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक चार्ट। इसमें यहाँ ऑडियो में आपके रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगुआफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गए, ये ऑडियो में आ गए। विजुअल में आपके चार्ट, पिक्चर्स, मॉडल, मैप और प्रोजेक्टर ये हो जाएंगे। ऑडियो विजुअल में आपको पता ही है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों हो, तो टेलीविजन, ड्रामा, साउंड मोशन, फिल्म आदि हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज जो है, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं वो हैं। तो आपको सीखने का माहौल मिलता है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिलता है, परिवहन सुविधा मिलती है, मतलब आपको जाने और ले जाने के लिए भी कुछ लोग बस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं साधन। छात्रावास सुविधा, आपको हॉस्टल भी मिलता है, पुस्तकालय, आपको लाइब्रेरी भी मिलती है, इंटरनेट दिया जाता है आपको स्टडी करने के लिए। फिर उसके बाद उत्कृष्ट एक्सीलेंट फैकल्टीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्रयोगशाला, अगर आप लोग साइंस साइड से हैं तो आपको लेबोरेटरीज भी दी जाती हैं। खेल के मैदान यानी कि प्लेग्राउंड में मिलता है, कैंटीन भी मिलती है और कॉन्फ्रेंस रूम भी आपको दिया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल सुविधाओं के अंतर्गत आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे है 4th पॉइंट, तो आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन हम कल लगाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड कौन कौन सी चीजें हैं, लर्नर सेंटर्ड कौन कौन सी चीजें हैं, और इसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स क्या हैं, और स्वयं प्रभा और मूक्स, ये 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं टीचर सेंटर्ड क्या क्या होती हैं। टीचर सेंटर्ड से तात्पर्य ये है कि शिक्षक केंद्रित, ठीक है,
और आपके इसके जो प्रश्न आते हैं ना, वो भी शिक्षक इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि शिक्षक केंद्रित कौन कौन से साधन है और शिक्षार्थी संबंधित कौन कौन से साधन है। इसी प्रकार का ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो कह रहे हैं इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक की प्रधानता होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। इसमें छात्र श्रोता के समान शिक्षक की बात सुना करते हैं और शिक्षण का यह विधि उच्च कक्षा के लिए तो ठीक कहा जा सकता है, किंतु प्राथमिक वर्ग तक के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक केंद्रित या विषय प्रधान शिक्षण प्रणाली को समाप्त करने की संस्तुति दी गई है। यहाँ पे क्या होता है, यदि हम टीचर सेंटर्ड होकर के पढ़ते हैं तो वो हमारे जो प्राथमिक बच्चे हैं, मतलब प्राथमिक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होता है, भले हायर लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी होता हो। ठीक है, तो अब इसमें विशेषताओं में देखिए ये क्या क्या आती हैं इसमें टीचर सेंटर्ड में। तो इसमें मुख्य शिक्षक मुख्य होता है। ठीक है, कौन मुख्य होता है? शिक्षक मुख्य होता है और विद्यार्थी गौड़ रूप में होता है। ठीक है, और ये वर्णनात्मक होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव। जैसे आप लोगों के सेमिनार्स होते हैं, आप लोगों के वेबिनार्स वगैरह होते हैं, उनमें ये प्रयोग किए जाते हैं। केवल मौखिक संप्रेषण होता है यहाँ पर, मतलब लोग व्याख्यान देते हैं और आपको खुद से उनमें से चीजों को चूज करना होता है। औपचारिकता होती है इसमें। ठीक है, विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता होता है, विद्यार्थी सिर्फ सुनता है। ठीक है, आगे शिक्षक सक्रिय रहता है, इसमें विद्यार्थियों के विचार सृजनात्मक आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इसमें इसका कोई भी स्थान नहीं होता। इसमें केवल स्मृति स्तर व पुनः स्मरण पर ध्यान देते हुए विद्यार्थी को ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान ही दिया जाता है। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। व्याख्यान, व्याख्यान विधि कौन सी आपकी विधि होती है? टीचर सेंटर्ड। ठीक है, प्रदर्शन विधि ये भी कौन सी होती है? टीचर सेंटर्ड। पाठ्य पुस्तक विधि ये भी टीचर सेंटर्ड। ऐतिहासिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रणनीति की समीक्षा और प्रस्तुति विधि, ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं ये टीचर सेंटर्स आते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको याद करना है क्योंकि ये पॉइंट्स ही आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित विधि, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। अब इसमें क्या होता है, तो बाल केंद्रित विधि में शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। इस विधि में विद्यार्थी को मुख्य माना जाता है और शिक्षक को गौड़ माना जाता है। और टीचर सेंटर्ड में किसको गौड़ माना जा रहा था? जल्दी से बताइए। स्टूडेंट को। ठीक है, फिर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों का प्रभाव उनकी अंतर क्रियाओं पर पड़ता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक शैक्षणिक वातावरण प्रस्तुति करने का प्रयास करता है तथा छात्रों के बौद्धिक, मानसिक तथा विधि कौशल एवं मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति को समुद्रित करने का प्रयास करता है। और इसके लिए उन तथ्यों को समझना होता है जो शैक्षणिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। ठीक है, बालक को क्या माना जाता है? शिक्षण का केंद्र माना जाता है। इसमें बालक की आवश्यकता, रुचि स्तर, सृजनात्मक आदि को ध्यान में रखा जाता है और उसकी सक्रियता भी देखी जाती है, मतलब कितना एक्टिव है वो। ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्वक सीखने को भी दिया जाता है। इसमें शिक्षक की भूमिका अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले तथा मार्गदर्शक होते हैं और सीखने के सिद्धांत पर वह समस्त विधियां आधारित होती हैं। अब इनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें ह्यूरिस्टिक विधि आती है। ये प्रश्न बन भी चुका है, ये प्रश्न बना था कि ह्यूरिस्टिक विधि टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड, इस तरीके से प्रश्न आया था। प्रश्नोत्तर विधि भी इसके अंतर्गत है। समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, अधिन्यास आप लोगों को असाइनमेंट जो मिलता है वो भी है, खेल विधि, गेम मेथड, और आगमन निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टूडेंट सेंटर्ड में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो स्वयं देख लेते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म एक बार आ चुका है परीक्षा में,
स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एक्सपायरिंग माइंड। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एक्सपायरिंग माइंड। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है स्वयं, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो मूक्स के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे कुछ बच्चे पुराने भी हैं, जरा मूक्स का फुल फॉर्म बताएंगे? मूक्स का फुल फॉर्म कोई बताएगा? चलिए आगे जब मूक्स पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अब तो इसमें क्या कह रहा है? इस पोर्टल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, यानी कि MHRD, जिसको बदल के अभी क्या कर दिया गया है? MOE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस पोर्टल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इसको तैयार किया गया था। तो MHRD जो है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। MHRD जो है अब उसको बदल करके MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया था? तो इसका प्रारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जुलाई 2017 में किया था। ठीक है, इसका एम, उद्देश्य क्या क्या थे? तो इसका पहला उद्देश्य था पहुंच, यानी कि हर व्यक्ति तक पहुंच प्राप्त करना। निष्पक्षता, यानी कि इसमें यह नहीं कि हाँ हम इन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे या इस जनरेशन को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। इक्विटी रखना, ठीक है। क्वालिटी, गुणवत्ता रखना, ये 3 इसके पॉइंट है। ये भी प्रश्न में पूछे गए हैं, पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता। ठीक है, फिर आगे है ये 9th क्लास से लेकर के आपके ग्रेजुएशन, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर तक, यहाँ तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। स्वयं कहाँ से कहाँ तक आपको निशुल्क शिक्षा देता है? कक्षा 9 से ग्रेजुएशन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब स्वयं प्रभा पे आते हैं। तो स्वयं प्रभा जो है, स्वयं प्रभा में आपका ये 24/7 चैनल है। कैसा चैनल है? 24/7। ठीक है, और इसमें DTH के माध्यम से होता है, DTH चैनलों के माध्यम से। ये 32 चैनल नहीं है, अभी वर्तमान में 40 चैनल हो गए। कितने चैनल हो गए हैं? 40। ये भी प्रश्न बनता है कि स्वयं प्रभा में DTH कितने चैनल हैं? DTH के माध्यम से कितने चैनल चल रहे हैं? तो 40 चल रहे हैं। ठीक है, और उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाली एक परियोजना है। आगे कह रहे हैं प्रतिदिन 4 घंटे का नया विषय प्रस्तुत होता है और फिर दिन में उसका पुनः प्रसारण होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो कार्यक्रम दिखाया जाता है वो 4 घंटे का होता है। ठीक है, और उसको दिन में शायद 3 बार दिखाया जाता है। एक ही प्रोग्राम को 3 बार क्यों दिखाया जाता है पता है? ताकि लोग अपने अकॉर्डिंग उसको देख सके। मतलब जिसको सुबह मॉर्निंग टाइम में मॉर्निंग देख सके और शाम को टाइम में तो शाम को देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 बार प्रसारित होता है। आगे कह रहे हैं इस परियोजना में GSAT 15 का प्रयोग किया गया है। किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है? GSAT 15। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये प्रश्न में पूछे गए हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस परियोजना में GSAT 15 नामक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया गया है और इसके गवर्निंग बॉडी को इसका किसने निर्माण किया है? तो IIT खड़गपुर ने। ठीक है, आगे इसका भी उद्देश्य वही है, पहुंच प्रदान करना, गुणवत्ता प्रदान करना। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिजिटल विभाजन को कम करना। स्वयं प्रभा का काम क्या है? डिजिटल विभाजन को कम करना, उनके लिए एक ब्रिज का निर्माण करना। आगे कह रहे हैं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण करना, निष्पक्षता प्रदान करना। ठीक है, और शिक्षकों तथा छात्रों को सशक्त करना। और चौथा पॉइंट है ई-लर्निंग। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत है। अब आते हैं मूक्स। तो मूक्स का मैंने आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा था, तो मूक्स का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये भी फुल फॉर्म एक बार आ चुका है। अब ये क्या है? तो ये निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है।
ठीक है, कैसा है, ये भी निशुल्क है। अच्छा, स्वयं भी निशुल्क था, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक था, कृपया बताइए सभी लोग। 9 से ग्रेजुएशन। 9 से स्नातकोत्तर। हाँ, 9th से स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन तक, ठीक है। ये भी निशुल्क पाठ्यक्रम है और इसमें क्या है, ये पाठ्यक्रम विश्व के विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पाठ्यक्रम के अंत में प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। तो मूक्स क्या करता है, प्रमाण पत्र भी हमें देता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो वेब प्रारूप का उपयोग करना और सहयोगात्मक शिक्षण देना। इसके भी बेनिफिट्स क्या हैं, तो इंटरेस्ट इन टॉपिक यानी कि विषय में रुचि के अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कर सकते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उच्च गुणवत्ता है इसमें, और जटिल नामांकन प्रक्रिया से मुक्त है, मतलब इतना इसमें कठिन एडमिशन लेना नहीं है, इसमें आप नॉर्मली इस कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे आपके ये स्वयं प्रभा, स्वयं और ये टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर्ड, ये पॉइंट्स भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसके क्वेश्चन मैंने आज नहीं डाले थे, मैं कल क्वेश्चन डाल करके आप लोगों को ले आऊंगी, और जो पीछे के जो एक दो क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट्स हैं उनको भी कल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब आपके सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हैं, 2 पॉइंट्स होने के बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड हाँ, कल आपकी कक्षा होगी, ठीक है, कल सैटरडे है, लेकिन कल आपकी फर्स्ट पेपर की कक्षा होगी, इसीलिए सभी लोग समय से इसी समय पर उपस्थित होंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ओके मैम, कल मैं नहीं प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि मेरा काम है। तो सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, काम हो जाएगा समय पे तो अब मैं अटेंड कर जाए। ओके सर, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो सभी लोग नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए, नमस्ते सभी को, नमो नमः।